सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा है आप सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक हमने पढ़ा क्षितिज वाहक 2 का पद्य भाग मतलब कविताएं। जो हम 2 कविताएं हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम क्षितिज वाहक 2 के गद्य भाग को पढ़ेंगे। और जो गद्य भाग है उसमें पहला पाठ है वो है नेताजी का चश्मा। बच्चों, हमने बहुत से देश प्रेमियों के बारे में सुना है, देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सुना है। ये कहानी कुछ ऐसे ही देश प्रेमियों के बारे में है, लेकिन इस कहानी को लेखक ने थोड़ा सा हटके हमें बताया है कि देश के लिए देश का हर इंसान अपना अपना योगदान अपने अपने तरीके से दे सकता है। केवल वही देशभक्त नहीं है जो सीमा पे लड़ता है, बल्कि हम अपने देश में रहकर, अपने समाज में रहकर उसके प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो हम नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ने से पहले उसके लेखक स्वयं प्रकाश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित हैं। तो अब हम उनकी जो प्रसिद्ध कहानी है नेताजी का चश्मा। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो हम आज पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा, जिसमें कैप्टन के माध्यम से एक देशभक्त का लेखक ने वर्णन किया है। तो साथ ही साथ सब लोगों में विदेश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है, ताकि वो अपने अपने तरीके से अपने देश के लिए कुछ योगदान दे सके। तो आज हम जानते हैं कि कैप्टन कौन था और किस तरह उसे कैप्टन चश्मे वाला कहा गया। क्या सच में वो किसी फौज में था या कैप्टन उसे क्यों कहा जाने लगा? ये सब बातें आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कहानी कौन सी? नेताजी का चश्मा। लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। ठीक है। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो इस कहानी में नेताजी के चश्मा कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको इनके पात्रों के बारे में बता देती हूँ। इसका जो मुख्य पात्र है वो हालदार साहब है, जो अपने किसी काम के लिए एक कस्बे से गुजरता है और उस कस्बे के चौराहे पे नेताजी की मूर्ति बनी हुई है, जिसपे कि जो बनाने वाला है वो अब मूर्ति लगाना भूल गया है।
और एक चश्मा बेचने वाला है जो जिसे नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, और वो अपने लगा वो चश्मा जो बेचता है उसमें से उसके पास जो भी चश्मा होता है वो लगा देता है, कहाँ, मूर्ति पर। जब किसी को मूर्ति पे लगा हुआ चश्मा पसंद आ जाता था तो कैप्टन उस चश्मे को उतार के तो दे देते था और दूसरा चश्मा लगा देता था। इस प्रकार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है। तो इसका भेद जानने के लिए जो हालदार साहब हैं वो एक पान वाले है, वहीं दुकान एक पान वाले की, उससे बात करते हैं। तो इसमें जो मुख्य जो पात्र हैं, कैप्टन, हालदार साहब और पान वाला। और लास्ट में जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों के द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाया जाता है। तो हम आज देखते हैं नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, उसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। मतलब बहुत सारे मकान वहाँ पे पक्के नहीं थे। एक मोहल्ला था, उसमें कुछ मकान पक्के थे, कुछ कच्चे थे, और बाजार भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ कार्य करती भी रहती थी। कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। ये काम किसके थे बच्चों? नगर पालिका के। आपके यहाँ भी देखते हो जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके गांव में आपने देखा होगा कि पंचायत होती है, और पंचायत का क्या होता है? सरपंच। तो आप देखते हो ना, आपकी गली में कोई नालियाँ फूट जाती हैं या आपका पानी नहीं आता, इस तरह के सब काम कौन करवाता है? सरपंच। और नगरों में क्या होती है? नगर पालिका। ये देख रेख कौन करती है? नगर पालिका। तो नगर पालिका के काम समाज के में लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, उनके गली मोहल्ले की नालियाँ, पानी की व्यवस्था सही ढंग से सुव्यवस्थित, मतलब उस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम कौन करते हैं? नगर पालिका। तो नगर पालिका के क्या क्या काम थे, क्या क्या काम बताए गए भाई? सड़कें बनवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों के लिए छतरी बनवाना, इस तरह ये सब काम कौन करवाती थी? नगर पालिका। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा मतलब मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। मतलब ये पूरी कहानी उस नेताजी की जो मूर्ति बनी हुई थी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, उसी के बारे में हमें बताती है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। ऊहापोह मतलब असमंजस में होना कि बनाएं कि नहीं बनाएं। ऊहापोह होना मतलब द्विधा में रहना कि क्या करें, बना कर दे काम कि ना करें। कई बार आप भी सोचते हैं ना, अरे मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, पढ़ूँ या नहीं, या फिर कुछ भी काम करने के लिए कई बार एकदम माइंड सेट नहीं होता। तो ऊहापोह का मतलब वही है, असमंजस। चिट्ठी पत्री मतलब सरकारी दफ्तरों में उन्होंने चिट्ठी की होगी और उससे उनका बहुत समय बर्बाद हो गया होगा। पहले सोचा होगा कि हम बनाते हैं मूर्ति नेताजी की, फिर सोचा कि बनाए कि ना बनाए, फिर सरकार से अनुमति लेने में टाइम लग गया, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा। मतलब कि हर 5 साल, जैसे इलेक्शन कब होते हैं? हर 5 साल बाद। तो कह रहा है कि उस 5 साल में उनको पहले सोचने में लग गया, उसके बाद उन्होंने सोचा होगा, तो हो सकता है उनका शासन अवधि शायद
खत्म होने वाली होगी। यहाँ पे लेखक अनुमान लगा रहा है कि शायद ये कारण रहा होगा जब तभी नेताजी की जो मूर्ति है उस पे जो कलाकार था वो चश्मा लगाया नहीं पाया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बेस्ट, मतलब बहुत अच्छी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे आपने सुने होंगे। आप जब अपने इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप पीछे के जब इतिहास के बारे में जानते हैं तो नेताजी के आज़ादी के दौरान वो लोगों को नारे दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब पूरे देश को संगठित करना चाहते थे। तो वो हवलदार साहब कह रहा है कि जैसे ही मैं वो मूर्ति देखता तो मुझे नेताजी के वो नारे भी याद आने लगते, वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, मतलब ताकि लोगों के दिलों में नेताजी के प्रति सम्मान भाव बना रहे और उन्हें पता चले कि किस तरह से हमारे देश के महान वीरों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया और वे भी अपने देश को एक अच्छा स्वस्थ देश बनाए रख सकें। सराहनीय मतलब सराहना करने योग्य, एक बहुत अच्छा काम। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। खटकना मतलब बेकार लगना। कह रहा कि एक चीज की कसर थी, वो मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी लेकिन फिर भी कुछ कमी थी जो मुझे खटकती थी, मतलब बहुत ही दुख देती थी, मुझे बेकार लगती थी। वो क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मतलब जब मूर्ति संगमरमर की बनाई गई तब जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं बनाया गया। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित करना मतलब एकदम देख लेना, लक्षित करना उसे समझना या देखना। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मतलब एक थोड़ी सी हैरानी भी, एक वैसी खुशी की भी और थोड़ी कुछ जानने की इच्छा कि मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन ये जो चश्मा है ये संगमरमर का नहीं है, एक अलग फ्रेम का है। तो कौतुक वो कुछ जानना चाहता था, उसे वो चश्मा लगा हुआ देखी थोड़ी हंसी भी आई लेकिन अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि ये कैसे, ये चश्मा ऐसा क्यों है। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल असली। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आज मजाक की चीज होती जा रही है। मतलब लोग देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को आदर की दृष्टि से न देख के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कौन सोच रहा है? हवलदार साहब। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।